जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में। और शुरू करते हैं आज की क्लास। कहते हैं क्लास का पहला ही क्वेश्चन भाई जून 6 जून आपका। चलिए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएनओ चर्चा में भी अपना क्वेश्चन नंबर 1 यूएनओ द्वारा किस भाषा का दिवस आज मनाया जा रहा है। सीधी सी बात करें, आज आप लोगों के बीच में 6 जून को यूएन ने कौन सा भाषा दिवस मनाता है या कौन सी भाषा को लेकर के दिवस के रूप में मनाता है। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यूएनओ की यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो 6 जून को कौन सा भाषा, रूसी भाषा दिवस भाई, रूसी भाषा दिवस मनाता है। आपको पता होना चाहिए कौन सी भाषा दिवस, रूसी भाषा दिवस मनाता है। और थोड़ी सी बात करें हम भाषा के ऊपर, अगर इसको छोड़ दें इस टॉपिक को थोड़ा सा, तो रूसी भाषा दिवस, तो एक बार रूस की बात करते हैं। रूस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए रूस के अंदर कौन सी आइडियोलॉजी चलती है, तो समाजवाद भाई, समाजवाद। और यहीं से प्रभावित होकर के श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो इंदिरा जी हैं, इंदिरा जी जो पीएम थी हमारी, उन्होंने प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर समाजवाद शब्द को जोड़ा। किसको भाई, समाजवाद को कह सकते हो। भारत में समाजवाद आइडियोलॉजी को अपनाया, किसको अपनाया, समाजवाद को। ठीक है, आज अगर हम बात करते हैं तो ये आइडियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो आमतौर पर देखा जाता है कि आइडियोलॉजियों का संबंध कैसे होता है, अर्थव्यवस्था से, देश की अर्थव्यवस्था से इनका संबंध होता है, अर्थव्यवस्था से। तो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो उदारवादी पहले थी, प्लस में हमने समाजवाद को अपनाया, तो क्या कह सकते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत के अंदर है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था भारत के अंदर है, तो मिश्रित है। और रूस की अगर थोड़ी सी बात करते तो रूस का आविर्भाव कब हुआ, रूस को यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, सोवियत संघ रशिया जिसको आप बोलते। 1991 में अमेरिका की वजह से, किसकी वजह से भाई, यूएसए की वजह से इसके कितने टुकड़े कर दिए गए, 16 टुकड़े कर दिए गए, 16 देश बसा दिए गए। ठीक है, इन 16 देशों में सबसे बड़ा जो देश था आपका वो कौन सा था भाई, तो जिसे रूस के नाम से जाना गया। ठीक है, और जो युद्ध आज आपके बीच में चल रहा है उसकी कहानी के पीछे कहीं ना कहीं ये भी है। यूक्रेन भी इन 16 देशों में से एक था। यूक्रेन की भी बात करते हैं तो ये यूक्रेन भी, जिसके जो रूस और यूक्रेन के बीच में हाल ही में जो युद्ध हो रहा है वो भी इसमें से एक था। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है 1991 में विघटन हुआ किसका, यूएसएसआर का विघटन हुआ और रशिया उत्पन्न हुआ। तो यूएसएसआर का उत्तराधिकारी कौन था, ये क्वेश्चन पूछे। उत्तरा जो अधिकारी, जो सबसे बड़ा देश है वही है भाई आपकी, कौन है, रूस की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी रूसी भाषा की बात हो रही थी, तो रूस की राजधानी मॉस्को भाई, मॉस्को का क्या है, मॉस्को है। और इसके राष्ट्रपति की बात करें तो व्लादिमीर जो पुतिन साहब हैं, पुतिन साहब क्या है, इसके राष्ट्रपति हैं और ये तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं आपके बीच में। तो शानदार क्वेश्चन है आपका ये यहाँ पर बनता है कि यूएनओ ने कब 6 जून को यहाँ पर ये रूसी भाषा दिवस मनाया है संयुक्त राष्ट्र। और ये कब मनाता भाई, कैसे मनाता, हर वर्ष यह भाषा दिवस मनाया जाता, हर वर्ष रूसी भाषा दिवस या रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था। इसे कब स्थापित किया गया था, तो यूनेस्को द्वारा यानी कि कब से, 2010 से इसे स्थापित किया गया था। ये कह सकते हैं 2010 में इसे स्थापित किया गया था। किसके जन्मदिन पर मनाते हैं, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है आपका। तो लिख सकते हैं अलेक्जेंडर पुशिकन का जो जन्मदिन है, इसके जन्मदिन पर रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। इनके जन्मदिन पर भाई ये भाषा दिवस जन्मदिन पर मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ये क्या थे क्या, ये आपके रूसी कवि थे भाई, क्या थे आपके, ये रूसी कवि थे। 15 वर्ष की आयु में, कब भाई, 15 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी पहली कविता लिख दी थी, पहली कविता प्रकाशित करी थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। उसके साथ इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये था इनका जन्म की बात करें तो ये मॉस्को के अंदर इनका जन्म हुआ। कहां पर भाई, मॉस्को में जन्म हुआ है।
ठीक है। ओके, इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है ये है आपकी ओड टू लिबर्टी। ओड टू लिबर्टी, ओड टू लिबर्टी, ये फेमस थी और इसी के कारण इन्हें निर्वासित होना पड़ा था, यानी कि छोड़ना पड़ा था रशिया। लिबर्टी कह सकते हो, ओड टू लिबर्टी के कारण ये निर्वासित हुए थे। निर्वासित के मतलब क्या था, निकाल दिया गया था। ओड टू लिबर्टी के कारण ये आपका क्या, इनकी जो कविता थी ओड टू लिबर्टी, इसके कारण इन्हें निकाल दिया गया था। ठीक है भाई, ओके। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अब ये संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी, यूएनओ की भाषाओं की बात करें तो अंग्रेजी है भाई, अंग्रेजी है। उसके बाद कौन सी आती है आपकी भाई आधिकारिक भाषाओं में, अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजी, अरबी, चीनी, स्पेनिश। अरबी, अरबी, चीनी, स्पेनिश, स्पेनिश, रूसी और फ्रेंच। रूसी और आपकी क्या है, फ्रेंच। ये यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं हैं। आधिकारिक भाषाओं की अगर हम बात करते हैं तो यूएनओ की कितनी भाषा होगी, 6 भाषाएं आधिकारिक भाषाएं यूएनओ की। ठीक है भाई, चलिए अंग्रेजी, अरबी, चीनी, स्पेनिश, रूसी, फ्रेंच, ये सारी की सारी भाषाएं कैसी हैं। और अब इनके भी दिवस की बात कर लेते हैं। तो इनके दिवस की अगर हम बात करते हैं तो अरबी दिसंबर 18 भाई, अरबी की बात करें तो ये कब मनाया जाता है आपका, तो दिसंबर 18 को मनाया जाता है। शानदार क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी की बात करें तो अप्रैल 23 भाई, अप्रैल 23 को यूएनओ मनाता है भाई। चीनी भाषा की बात करें तो अप्रैल आपका ये 20 है भाई, अप्रैल 20 में आपका चीनी भाषा का क्या मनाता है, दिवस मनाता है अप्रैल 20 में, APR 20 के अंदर भाई आपका, ठीक है 20 अप्रैल। स्पेनिश की बात करते हैं तो स्पेनिश आपका इसके अंदर नहीं है भाई, ठीक है। फ्रेंच कब मनाया जाता है, तो फ्रेंच आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। रूसी आपके बीच में 6 जून हो ही चुका है। ये भाषा दिवस यहाँ पर ये मना रहा है, जो कि शानदार यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि जो यूएनओ है भाषा दिवस, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाता, अप्रैल 23 को मनाता भाई। अरबी दिवस आपका दिसंबर, चीनी आपका अप्रैल 20 को, स्पेनिश की अगर हम बात करते हैं तो ये डेट मेंशन नहीं हुई, रूस की 6 जून को, और फ्रेंच आपका कब मनाता 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस यहाँ पर मनाए जाते हैं, याद रखेंगे भाई, ठीक है। ओके, चलिए अब ये था क्वेश्चन आपका कि आज कौन सा दिवस, तो रूसी भाषा दिवस आज मनाया गया, ये जो आपका चर्चा का विषय था। तो रूस की राजधानी की बात करी मॉस्को है। समाजवाद की बात करी तो समाजवाद भी कहां पर आपका, रूस के अंदर। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था आपका ये, जो कि चर्चा में है आपका और पूछा जाएगा भाई, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले लेकिन कुछ और 1-2 बातें हैं जो भाषा की अगर हम बात करते हैं, भाषा की अगर हम बात करते हैं तो भारत की आधिकारिक भाषा क्या है, तो भारत की अगर मैं बात करूं, भारत में आधिकारिक भाषा का दर्जा किसे है, तो आपका कह सकते हो हिंदी को ही। हिंदी के अलावा जो सूची के हिंदी के अलावा भारत में या कह सकते हैं हिंदी कितनी भाषाएं भारत की संविधान की अनुसूची में जोड़ी जा चुकी है अब तक 22। तो मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, मूल रूप से अगर मैं भाषाओं की बात करूं तो 14 थी भाई, ठीक है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं 15वीं जो भाषा थी कौन सी थी, सिंधी जोड़ी गई थी आपकी। साथ ही हम बात करते हैं हिंदी को आधिकारिक भाषा 14 सितंबर 1949 को भी हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। किसको, हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। यहीं पर आपका अंग्रेजी को कह सकते हैं संसद की जो भाषा थी, संसद की भाषा अंग्रेजी को, किसको, इंग्लिश को कितने वर्ष के लिए, तो 15 वर्ष के लिए माना गया था, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम यहाँ पर अपनी, तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में जोड़ा गया, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए है। हिंदी भाषा दिवस कब मनाती है आपका, 14 सितंबर को मनाते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भी शानदार क्वेश्चन है। विश्व हिंदी भाषा दिवस, ये तो आपका क्या है, राष्ट्रीय भाषा दिवस हो गया। विश्व हिंदी भाषा दिवस, विश्व हिंदी भाषा दिवस से मुझे याद आता है यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले आपके कौन थे, अटल जी थे। अटल जी के नाम पर एक सुरंग, कौन सा, अटल सुरंग कहां पर आपकी, अटल सुरंग की अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर आपका, तो अटल सुरंग आपका JNK के अंदर है। एक अटल केंद्र भी आपके चल रहे हैं, ठीक है भाई। तो अटल सुरंग की बात करते हो तो ये भी कहां पर आपकी, JNK के अंदर है, ठीक है। चलिए ये था क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बीच में बन जाएंगे, ध्यान रखेंगे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका चर्चा में है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई।
पढ़ लिया करो भाई। आलतू फालतू जो मैसेज हैं, किसी के मैसेज की रिप्लाई पे कोई कमेंट्स नहीं करेगा, ठीक है। बाकी करोगे तो मैं इलाज कर भी दूंगा, मैं तो देख रहा हूं कम से कम। वही बात है कि देखने से ये तो पता लग रहा है ना कि कौन क्या कर रहा है ना, ये चीज देखने से पता लग रही कि कौन क्या कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी हर हरकत क्या है ऑब्जर्वेशन में है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो चर्चा में है, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, फ्रेंच ओपन 2022। फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष वर्ग में विजेता कौन रहे? 2022 के पुरुष वर्ग में विजेता कौन रहे हैं? शानदार क्वेश्चन है आपका ये। पुरुष वर्ग में विजेता की बात है। सबसे पहले देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, ये जो आपका फ्रेंच ओपन है, ये किस खेल से संबंध रखता है? तो टेनिस पे आपका टेनिस। और टेनिस की अगर मैं बात करूं, ग्रैंड स्लैमों की अगर मैं बात करूं, तो यहां याद रखेंगे अफवाह, ऐसे ये एक आपके बिल्कुल सीरीज में है। एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम है, एक वर्ष में होते हैं भाई, ये एक वर्ष के अंदर होते हैं, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन आपका, ऑस्ट्रेलिया ओपन में आपका ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, साथ में फिर क्या आपका फ्रेंच ओपन हर 4 माह के बाद में, 3 माह के बाद में कह सकते हो आप ओपन भी, ठीक है। तो जनवरी फरवरी में आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन आपका, फिर उसके बाद 3 महीने बाद जून जुलाई की अगर मैं बात करूं तो या आपका फ्रेंच है। उसके बाद सितंबर के आसपास आपका विंबलडन, ये कहां पर होने वाला है? विंबलडन ओपन की बात करें तो इंग्लैंड के अंदर होने वाला है, इंग्लैंड में भाई आपका ये, ठीक है। विंबलडन ओपन टेनिस जिसको बोलते हैं। और एक आपका क्या व्यवस्था? अमेरिका साल के अंत में अमेरिका जो यूएस ओपन टूर्नामेंट आपका अमेरिका में होता है, ठीक है। अफवाह याद रखेंगे। तो ये साल का कौन सा फ्रेंच, अगर साल का ओपन की अगर मैं बात करूं तो टेनिस का जो बड़ा टूर्नामेंट है, तो ये दूसरे नंबर का है भाई आपका, दूसरे नंबर का है, याद रखेंगे। और यहां पर विजेता कौन रहे हैं, कौन सा देश अगर मैं बात करूं तो स्पेन भाई, स्पेन के राफेल नडाल ने इसको क्या जीता, किसको हराया इन्होंने? तो नॉर्वे को हराया है, याद रखना, हराया है, नॉर्वे को हराया है। अब बात आती है कि नॉर्वे के जो खिलाड़ी है या उपविजेता की पूछे तो ये कौन है? उपविजेता आपके कैस्पर रूड, नॉर्वे के कैस्पर जो रूड हैं, इनको हराया है कैस्पर रूड। और ये पहले खिलाड़ी हैं अपने देश के फाइनल में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी हैं भाई, ठीक है। ओके, राफेल नडाल कहां के? स्पेन के। इन्होंने नॉर्वे को हराया। नॉर्वे के कौन? कैस्पर रूड को हराया है। खिलाड़ी हैं ये आपके पहले खिलाड़ी हैं, ध्यान रखेंगे। देश है ये आपका नॉर्वे में, ठीक है। ओके, राफेल नडाल कहां के? आपके स्पेन के रहने वाले हैं। दूसरी बात करते हैं महिलाओं की भी अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं में किसने जीता भाई आपका? ये ईगा सिविया जो टेक है, इन्होंने इसको जीता है। ईगा स्वियाटेक कहां के रहने वाले हैं? ये पोलैंड की रहने वाली है भाई, पोलैंड की रहने वाली हैं, ठीक है। इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने कोका गोफ को हराया। किसको भी? कोको गोफ को हराया है भाई। किसको हराया? कोका गोफ को हराया है। ये कहां की रहने वाली है? कोका गोफ कहां की रहने वाली है? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और ये मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि सर कोका गोफ कहां के रहने वाले? ये कहां की रहने वाली है? तो पोलैंड की रहने वाली है, ध्यान रखेंगे। ये कोर्ट किस कोर्ट पर आपके जो टेनिस जो टूर्नामेंट होता है आपका, ये क्ले कोर्ट पे कह सकते हो, क्ले कोर्ट पे यानी कि मिट्टी के कोर्ट पर आपका ये होता है। लॉन टेनिस भी होता है, क्ले कोर्ट भी होता है। तो किस प्रकार का टेनिस आपका? क्ले कोर्ट पर ये आपका ग्रैंड स्लैम के लिए यहां पर होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, एक बार सीधी सी बात करें तो ये इनका जो राफेल नडाल का कौन सा 14वां ग्रैंड स्लैम ओपन जीता है इन्होंने, याद रखेंगे राफेल नडाल ने। ये शानदार क्वेश्चन आपके बीच में बन जाता है। एक बार देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। ये सारी की सारी चीजें सेम ऑस्ट्रेलिया ओपन पे भी लागू हैं।
यानी कि ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है, ये आपके बीच में क्वेश्चन है। किस महिला ने जीता है, किस पुरुष ने जीता, कौन उपविजेता, 4 क्वेश्चन बनेंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता, किसने जीता, यानी कि इस तरीके से कह सकते हो आप, विजेता, विजेता ऑस्ट्रेलिया के भाई, ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात कर रहा हूं मैं। फिर उपविजेता, उपविजेता, और दोनों के क्या चाहिए मुझे, देश, दोनों के देश, और दोनों कौन, महिला और पुरुष भाई, महिला वर्ग और पुरुष वर्ग में। शानदार क्वेश्चन है, मैंने कराया, कई बार कराया, एक बार नहीं बहुत बार नाम बताया, आज नाम नहीं बताने वाला मैं, ठीक है। तो मुझे बताएंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन जो टूर्नामेंट था उसको किसने जीता था। और अभी की अगर हम बात करते हैं, तो अभी की बात करते हैं तो ये आपका भाई स्पेन के राफेल नडाल ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया है। महिलाओं की बात करते तो ईगा स्विएटेक जो पोलैंड के रहने वाली, इन्होंने कोका गोफ को हराया, ठीक है, और ये जीता है। कब भाई, आपका 4 जून को भाई, कब है, 4 जून 2022 को ये आपका टूर्नामेंट हुआ है और ये जीत हासिल इन्होंने करी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका, टेनिस का सबसे बड़ा, क्ले टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आप लोग कह सकते हो। अफवाह 4 के 4 आप जो ये हैं ये याद रखेंगे, क्योंकि आप लोगों के बीच में इनसे क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना बनती है। चलिए एक बार रफ कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भाई आपका, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण, विश्व पर्यावरण भाई, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, जो कि आपका चर्चा में है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया गया है भाई, जो कि आपका चर्चा का विषय है। विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो ये भाई आपका 5 जून को भाई, कब मनाया गया है आपका 5 जून को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया गया है। कब मनाया गया है, 5 जून को मनाया गया है, ठीक है भाई। चलिए अगली बात करते हैं, पहली बार कब मनाया गया था ये, तो पहली बार की अगर हम बात करते हैं तो 1974 में पहली बार मनाया गया था। अगर पूछे पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार 1974 में मनाया गया था, ध्यान रखेंगे। तब से यह 100 से अधिक देश, उसके बाद 100 से अधिक देश इसको मना रहे हैं, अधिक देशों द्वारा मनाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं इसकी थीम क्या थी। इस बार की थीम की अगर बात करें, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ, ये इस बार की क्या रही है, थीम रही है, ओनली वन अर्थ भाई, केवल एक धरती, ये इस बार की थीम रही है। पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आपका, किसी भी तरीके से आपके बीच में एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1974 में पहली बार 100 से अधिक देशों द्वारा, थीम ओनली वन अर्थ, ये आपके बीच में यहाँ से क्वेश्चन है बनने की प्रबल संभावना बनी रहेगी, ठीक है। ओके, अब इसका संबंध की बात करें तो जून 1972 में, कब भाई आपका, जून 1972 में मानव पर्यावरण सम्मेलन, मानव पर्यावरण सम्मेलन या कह सकते हो आप स्टॉकहोम सम्मेलन, इसी का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है, इसको स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहा जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन में इसको लेकर के बात हुई थी। तो कब, 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर के या विश्व पर्यावरण को लेकर के जून 1972 में मानव पर्यावरण सम्मेलन या दूसरा स्टॉकहोम सम्मेलन के अंदर इसकी बात हुई थी। और दिसंबर 1972 में, दिसंबर 1972 में 5 जून के लिए विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व आपका पर्यावरण दिवस मनाने का जो प्रस्ताव था, प्रस्ताव पूछे तो यूएनओ में कब रखा गया आपका, 1972, 5 जून 1972 के लिए, 5 जून के लिए, किसके लिए, 1972 में आपका ये प्रस्ताव रखा गया है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। ओके, प्रस्ताव 5 जून तारीख यहीं से निकलती है भाई इनकी। साथ ही हम बात करते हैं 5 जून 1997 में,
72वीं 5 जून 1972 में आपकी किसकी संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम भी कह सकते हो आप इसको, जो भी समझे जैसे भी समझे, बढ़िया आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे भाई। चलिए अगली बात करते हैं भाई, आपका अगला क्वेश्चन जो कि आपका चर्चा में रहा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई आपका ये भी, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भाई, ये था आपका 3 विश्व पर्यावरण दिवस की बात करी, 5 जून की बात करी 1974 में पहली बार 100 से अधिक देशों में, थीम ओनली वन अर्थ। जून 1972 में मानव पर्यावरण सम्मेलन या दूसरा स्टॉकहोम सम्मेलन में इसकी क्या हुई थी, बात हुई थी। इसको लेकर के प्रस्ताव की बात करें तो 1972 में ये प्रस्ताव रखा गया था और 1974 में इसे पहली बार मनाया गया था भाई, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, आपका एक चर्चा में रहा अभी आपका श्रेष्ठ योजना, श्रेष्ठ योजना चर्चा में है भाई, चर्चा में रही है, ठीक है, चर्चा में है, जो भी आप समझ सकते हैं। श्रेष्ठ योजना चर्चा में रही है, ये किसकी योजना है और क्या है, ये बात यहां से बनेगी भाई, ठीक है। श्रेष्ठ योजना देखिए, अभी कुछ दिन पहले गुजरात के अंदर, पूरे कुछ दिन पहले क्या हुआ था, गुजरात के अंदर पूरे जो आपके देश के शिक्षा मंत्री हैं, उन शिक्षा मंत्रियों ने एक बैठक करी थी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के अंदर अगर मैं बात करूं तो पीएम स्कूल की भी बात हुई थी। हमारे जो शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान साहब, उन्होंने इसकी बात कही थी कि पीएम स्कूल होंगे और नई शिक्षा नीति को किस प्रकार से अच्छे से लागू किया जाए, तो वो बात यहाँ पे आ रही है आपकी, यानी कि किससे संबंधित है इसकी अगर हम बात करें श्रेष्ठ योजना, तो भाई इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। किस प्रकार की शिक्षा से, तो जो हॉस्टल के साथ भाई, हॉस्टल के साथ शिक्षा, हॉस्टल के साथ शिक्षा, हॉस्टल के साथ शिक्षा, सॉरी, मतलब यानी कि रहने के साथ साथ क्या शिक्षा भी प्रोवाइड होगी, ये आपकी श्रेष्ठ योजना है। इस योजना के साथ हॉस्टल भी दिया जाएगा, हॉस्टल के साथ क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी क्लास के, एक तो आपका 8th क्लास पास होना चाहिए, यानी कि जो एडमिशन होगा आपका, एडमिशन की अगर हम बात करते हैं तो 9th क्लास में एडमिशन होगा और आपका 11th क्लास में, यानी कि 2 बार भाई आपका, या तो 8वीं पास हो, 8वीं कर चुका है या फिर 10वीं कर चुका है, ठीक है, 8वीं या 10वीं कर चुका है, इसे हॉस्टल में रख करके शिक्षा दी जाएगी। और इस योजना की बात करें किन को शिक्षा दी जाएगी, ये तो ये भाई जो आपके SC शेड्यूल जो कास्ट है, अनुसूचित जाति के लिए ये श्रेष्ठ योजना है। इसमें 9th क्लास के अंदर भी और 11th क्लास में हॉस्टल के साथ साथ कह सकते हो, हॉस्टल के साथ साथ क्या दी जाएगी, शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ये श्रेष्ठ योजना आपकी भी, इसको कह सकते हैं लक्षित, किसके लिए, लक्षित जो लोग हैं, लक्षित जो जाति हैं, उन लोगों के लिए ये योजना है। लक्षित का मतलब क्या, जो अनुसूचित आपकी जाति है, गरीब जो लोग हैं, समाज में बराबर लाने के लिए, कह सकते हो इक्वल करने के लिए, ये आपके बीच में इस प्रकार की योजना यहाँ पर आ रही है भाई, ठीक है, लक्षित वर्ग के लिए। और यह सामाजिक किस मंत्रालय के अंडर आती है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आरंभ करी है, किसने भी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा इसको आरंभ किया गया है। और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आपके कौन से मंत्री हैं, सामाजिक न्याय मंत्री हमें आपके, सामाजिक व न्याय मंत्रालय किसके पास है, तो इन्हीं के पास है। एक मंत्रालय और कौन सा रहेगा भाई, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार केंद्र के अंदर कौन से मंत्री हैं जिन्होंने इस योजना को क्या किया है, लॉन्च किया या लागू किया। अब देखना इसमें भाई, इसमें यानी कि आपकी 4 क्लासों के लिए हॉस्टल के साथ साथ ऐसे लोगों के लिए सुविधा दी गई है। इसमें आपका 9th हो गया, 10th हो गया, आपका 11th हो गया और 12th भाई, ठीक है, 9th 10th और 9th 10th 11th और 12th, इसमें अब पैसा मिलेगा भाई। 9th क्लास के लिए कितना पैसा दिया जा रहा है भाई, 1 लाख भाई, कितना, 1 लाख रुपए 9th क्लास के लिए है, 1,15,000, 1 लाख आपका 1,10,000 रुपए 10th के लिए भाई, 1,10,000 रुपए, 1.10 लाख रुपए, और इसके बाद 1.25 लाख रुपए आपका 11th के लिए, और 1.35 लाख जो रुपए हैं
ये आपके 12th के लिए दिए जा रहे हैं, बहुत ही शानदार। और प्रति वर्ष ये रुपए दिए जाएंगे, यानी कि जब बच्चा 9th में होगा तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे हॉस्टल के साथ खर्चा। अगर 10th में है तो 1.10 लाख रुपए, 11th में है तो 1.25 लाख रुपए, और 12th में है तो 1.35 लाख रुपए बच्चे के आवास और शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। लक्षित जो लोग हैं यानी कि SC के लिए, और ये हॉस्टल के साथ साथ शिक्षा यानी कि सीधा इसका शिक्षा से संबंधित है। और शिक्षा को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको शामिल किया गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा हमारे मूल कर्तव्य में जोड़ा गया, जो कि आपकी 11वां कर्तव्य था। ध्यान रखना, कब 2002 अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट, ये मैं तुमसे पूछूंगा कौन से अमेंडमेंट के द्वारा 11वां जो आपका मूल कर्तव्य जो कि शिक्षा से संबंधित था ये जोड़ा गया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार साहब का सामाजिक व न्याय मंत्रालय, और कौन सा मंत्रालय इनके पास है ये आप मुझे कॉमेंट्स करके बताएंगे। देखिए, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ना है, अच्छे बच्चों की तरह अच्छे परिवार के यहाँ पर क्या लक्षण दिखाने हैं। जिस प्रकार से जो कुछ लोग लक्षण दिखा रहे हैं वो मुझे ठीक नहीं लग रही है कमेंट्स वगैरह में, ठीक है, मेरा मन बहुत टूटता भाई, ठीक, चलो फिर भी कोई बात नहीं, आपसे मेरी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी जो वो क्या मेरी नजर में जो मतलब एक किस्म से कह सकते हैं जो मेरा नजरिया ना देखने का वो धीरे धीरे बदली होता चला जाएगा। आप समझ गए मेरी बात? तो थोड़ा सा अगर कमेंट्स, एक दूसरे की कमेंट्स करने से क्या मतलब है यार, एक दूसरे पे किस लिए कमेंट्स करते हैं आप पढ़ाई करो ना, ठीक है, लाइव आ रहे हैं कोई बात नहीं, मैं ठीक है ब्लॉक नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा मेरा कुछ टेक्निकल इशू चल रहा, नहीं तो ऐसा ब्लॉक कर दूं कि तुम आओ ही ना, ठीक है। बहुत से बड़े हैं भाई, बहुत से आपके, इतने तुम लोग नहीं हो, 20-25 लोग हो तो सबके ऊपर नजर रहती है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है जैसा तुम समझ रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ाई करो, मन से पढ़ाई करो, अच्छा कंटेंट आप लोगों के बीच में आ रहा है, एक छोटे से कह सकते हो आप लेवल से आपके बीच में, लेकिन बहुत बड़े लेवल का कंटेंट आपके बीच में है ना, तो पढ़ाई करा करो भाई, ठीक है। अपनी जो स्थिति है उसका जो आपके दिमाग में क्या, आपकी दुकान के अंदर क्या है ना, उस दुकान के माल को बाहर मत निकालो, ताकि पता लग जाएगा मुझे कि कबाड़े की दुकान पे कबाड़ा मिलता भाई, बर्फी की दुकान पे बर्फी मिलती है, ठीक है। और बड़े सुंदर सुंदर बड़े यूज करते हैं आप एक दूसरे के लिए ना, बड़ा ज्ञान कहते हैं भाई। तो चलो ठीक है, आज मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। वो सोच रहे होंगे सर जो बच्चे बेचारे कभी कुछ बोलते नहीं वो ये सोचेंगे सर हमें क्यों सुना रहे हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, उनकी क्या गलती है, मैं क्यों सुनाऊंगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात है भाई आपकी यहाँ पर जो चर्चा में हमें एबीडीएम के साथ किसका एकीकरण किया गया है, ईबीडीएम के साथ किसका एकीकरण किया गया, जो चर्चा में है भाई, एबीडीएम के साथ किसका एकीकरण किया गया, जो कि आपका चर्चा में है, ठीक है। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, ये है क्या, एबीडीएम क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, इसका सीधा सा मतलब किससे, हेल्थ से भाई। हेल्थ जो आपकी, जैसे हम हार्ड कॉपी में हेल्थ अपने जो डाटा रखते हैं कि मेरे अंदर कौन कौन सी बीमारी है, क्या क्या है, वो डाटा अब आपका क्या सॉफ्ट में यानी कि पेपरलेस बनाया जा रहा है। यदि एक डॉक्टर को आपने दिखाया, आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप अपनी बहुत सारी रिपोर्ट लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, अब ई संजीवनी कह सकते हो, आपका एक किस्म से एक आपका सॉफ्ट डाटा बना दिया जाएगा, दूसरा डॉक्टर आराम से उसको खोल के पढ़ सकता है, पेपरलेस बनाया जा रहा है। तो यहां पर किसको जोड़ा जा रहा है, ये शानदार क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो ई संजीवनी का एकीकरण किया गया है, किसका भाई, ई संजीवनी का एकीकरण किया गया, है भाई, किसका, ई संजीवनी का एकीकरण किया गया है। 3 जून को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इसकी घोषणा करी, किसने, 3 जून को, इन दोनों की क्या कर दी, 3 जून को आपका NHA नेशनल हेल्थ आपका जो अथॉरिटी है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इसकी क्या करी है, घोषणा करी है, ठीक है। ई संजीवनी आपका टेलीमेडिसिन सेवा को आयुष्मान भारत के साथ एकीकृत किया गया है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन, टेली जो मेडिसिन है, टेलीमेडिसिन सेवा को आयुष भारत डिजिटल मिशन, आयुष भारत डिजिटल मिशन, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो यही है भाई, आयुष भारत
डिजिटल जो मिशन है इसके साथ इसको जोड़ दिया गया है भाई, ठीक है। यानी कि अब जो आपका हेल्थ डाटा पूरा का पूरा वो आपका डिजिटल रूप से एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास ऑटो सिस्टम से पहुंच जाएगा, पेपरलेस बनाने के लिए। और इसकी घोषणा किसने करी है? NHA द्वारा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा इसकी क्या की गई है? घोषणा करी गई है। ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है। इसमें क्या भाई, आयुष्मान भारत स्वस्थ खाता बनाने में मदद करेगा। इससे क्या होगा? तो ये जो आयुष्मान खाता बनाने में, स्वस्थ भारत खाता बनाने में कैसा, आयुष्मान भारत या स्वस्थ भारत खाता बनाने में मदद करेगा। इसका जो उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो ये शानदार क्वेश्चन आपके बीच में रहने वाला भी, ठीक है। इसको एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि ये डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन सेवा है। डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन सेवा है आपकी, डॉक्टर टू डॉक्टर। और वर्चुअली जोड़ेगी। डॉक्टर क्या करेगी? वर्चुअली ये बीच में आप लोगों को जोड़ देगी। ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बनता है। तो अभी ई-संजीवनी को जो हेल्थ रिकॉर्ड है उसके लिए, क्योंकि जो भाई आपका 2019 कोविड-19 के बाद अगर मैं बात करूं तो हेल्थ का बड़ा बोलबाला रहा है। कोविड ने हमारे को ये सिखाया है किस प्रकार से स्वस्थ रहना है। कोविड ने ना केवल ये सिखाया है बल्कि बहुत सारी चीजें ऐसी सिखा दी हैं जो शायद हम जिंदगी भर नहीं सीखते भाई। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको रफ कर रहे हैं। तो आयुष्मान भारत जो आपका डिजिटल, उसके साथ किसको? ई-संजीवनी को जोड़ दिया गया है। ई-संजीवनी का प्रारंभ कब किया गया है उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। आप लोग अपना देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या कुछ था इसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में भी अभी हाल ही में आपका मगहर चर्चा में है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 चर्चा में है। क्यों? मगर की अगर हम बात करते हैं तो मगहर चर्चा में है भाई। मगर है क्या जो चर्चा में है? आपको बता देता हूं, मगहर का संबंध संत कबीरदास जी से है। संत कबीरदास की अगर हम बात करें तो यहां पर अभी मगहर के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है एक प्रोग्राम का, ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी जो आधारशिला कब रखी गई थी? 2018 में रखी गई थी। तो मगहर क्या है आपका? एक स्थान है यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक जगह है भाई आपकी, ये एक जगह है। इसका संबंध की अगर बात करें तो संत कबीरदास से इसका क्या रहा है? संबंध रहा है। क्या हुआ था यहां पर? इनकी मृत्यु हुई थी भाई, मृत्यु हुई थी, ठीक है। किसकी मृत्यु हुई थी? संत कबीरदास की यहां पर मृत्यु हुई थी। और अब चर्चा में क्यों आया है ये? तो मगर के अंदर यहां पर संत कबीरदास अकादमी का उद्घाटन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, उद्घाटन किसने किया आपका? ये रामनाथ कोविंद द्वारा। संत कबीरदास अकादमी का जो उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है ये? तो ये आपका अकादमी, और साथ में एक और चीज लिख सकते हैं, अनुसंधान केंद्र है। अनुसंधान जो केंद्र है, धान केंद्र, अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। किसने किया भाई? ये रामनाथ कोविंद साहब द्वारा। किसके द्वारा? रामनाथ कोविंद साहब के द्वारा। क्वेश्चन ये कब किया गया? क्वेश्चन ये है तुम्हारे लिए, किसका उद्घाटन है, कब किया गया, ठीक है। ओके, अब बात आती है आपकी किसकी? संत कबीरदास की। तो सबसे पहले बात करें, ये 15वीं सदी के क्या थे भाई? भारतीय रहस्यमयी कवि व संत थे, ठीक है। ओके, एक्चुअल डाटा हमें नहीं मिलता, पर मैं यहां पे आप लोगों से एज पर एनसीईआरटी बात करूंगा। इनका जन्म की अगर हम बात करते हैं, तो ये 1440 माना जाता है भाई, माना जाता है। सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं भाई मैं यहां पर। जन्म की बात करें तो गरीब विधवा ब्राह्मणी के घर
के घर इनका जन्म माना गया भाई, विधवा ब्राह्मणी के घर। बाद में इन्होंने लहर तारा समाज या लोक लाज के डर से इन्होंने लहर तारा तालाब के किनारे इनको छोड़ दिया। यहां पर नीरू और जो आपका क्या था, नीरू नामक जुलाहा परिवार कह सकते हो, जुलाहा नीरू है, एक बच्चे का नाम इसका भाई आपका नीरू है, नीम जो आपका जुलाहा परिवार था, मुस्लिम परिवार ने क्या किया, इसका पालन पोषण किया है। ठीक है, ओके। ये आपके और इनके जो कह सकते हो जो सिख धर्म का आदि ग्रंथ है, वहां पर भी इनकी शिक्षाएं मिलती हैं। सिख धर्म के आदि ग्रंथ में यानी कि जो गुरु ग्रंथ साहब है उसके अंदर भी इनकी शिक्षाओं का समावेश किया गया है। इनकी शिक्षाएं वहां पर मिलती हैं भी। ठीक है, ओके। अगली बात करते हैं, यहां पर ये किस धर्म को मानते थे? ये मुस्लिम व हिंदू दोनों धर्मों को समान मानते थे, लेकिन ईश्वर की सर्वोच्चता पर विश्वास करते थे। ईश्वर की सर्वोच्चता इनका मानना यह था कि एक ईश्वर है, ईश्वर की सर्वोच्चता पर ही क्या करते थे, विश्वास करते थे। ये थे आपके संत कबीर के दोहे सुने होंगे आप लोगों ने ना, जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिर गोविंद दियो मिलाए, है ना, इस टाइप के। और इन्होंने बड़ा कटाक्ष किया था, कौन सा कटाक्ष था? काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई मना, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या भैरा होए खुदा। साथ ही इन्होंने मुस्लिमों पर कटाक्ष के साथ ही एक और कटाक्ष किया था इन्होंने। कौन सा कटाक्ष किया था? पाथर पूजा हरी मिले मैं पूजू पाहर, ताते तो चाकी भली पिसो खाए संसार। ये जो सारी की सारी चीजें आपकी कहां पर मिलती? इनकी शिक्षाओं में संत कबीर जी के जो दोहे हैं बड़े ही आपके कह सकते हैं, इन दोहों के अंदर आपके और इनके समकालीन भी एक हुए हैं, कालिदास वगैरह भी जो भी है इनके समकालीन, उनकी भी शिक्षाएं यहां पर हमारे को देखने को मिलती हैं। इस टाइप की इन्होंने जो 2-3 दोहे मैंने आपको सुनाई, इस टाइप की शिक्षाओं का इन्होंने क्या किया, प्रसार किया है। ये बात भाई मैं मेरे पास से नहीं, एज पर एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, इनके जन्म की बात भी किसी को भाई लगे ना, कभी कोई सोचे कि सर पता नहीं क्या पढ़ा गया। एज पर एनसीईआरटी 9th क्लास में अगर किसी ने देखना है तो 9th क्लास के अंदर जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो बुक लगी हुई है उस बुक में आप पढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, माई सोर्स 9th क्लास सीबीएसई एनसीईआरटी भाई। चलिए, तो यहां पर अब इसकी बात करते हैं, जो इस अकादमी और अनुसंधान केंद्र का जो आधारशिला रखी गई थी, आधारशिला की अगर हम बात करते हैं तो ये 2018 के अंदर रखी गई थी। याद रखेंगे किसने रखी थी? तो खुद प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इसकी आधारशिला रखी थी। और अब उद्घाटन किसने किया है? रामनाथ कोविंद, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, भारत के जो राष्ट्रपति साहब हैं, इन्होंने इसकी आधारशिला रख दी है। बहुत ही मस्त शानदार क्वेश्चन था भाई, आप लोगों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए एक बार रफ कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। तो मगर आपका कहां पर है? यूपी के अंदर है, ये भी चर्चा का विषय। जन्म, हाँ ओके सॉरी, जन्म एक क्वेश्चन बचता। जन्म कहां पर माना जाता है? वाराणसी या काशी के अंदर इनका जन्म माना गया है। काशी के अंदर इनका क्या माना गया है? जन्म माना गया है। याद रखेंगे भाई। चलिए ओके, एक बार रफ करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको 2022 में देखने को मिल जाएंगे किसी न किसी पेपर में। बड़ी शांति से तसल्ली से पढ़ेंगे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपका चर्चा का विषय है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, आपका जो चर्चा में है। एंजेलो मोरियोंदो चर्चा में है भाई। एंजेलो मोरियोंदो चर्चा में है, क्यों? इनके नाम का भी भाई
गूगल ने एक डूडल बनाया है, ठीक है। ये आपके क्या थे, साइंटिस्ट थे, और ये बड़े मस्त साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक बड़ी ही मस्त चीज का क्या क्या आविष्कार किया। एक बार क्या हुआ, ये कॉफी पीने के लिए कहीं लाइन में लगे और वहां पे बहुत सारी भीड़ थी तो कॉफी का नंबर पड़ा नहीं, बड़ा कष्ट हुआ इनको कि भाई जल्दी नहीं मिली। तो इनके दिमाग में आया क्यों ना बहुत सारी कॉफी एक साथ बनाई जाए, कुछ ऐसी मशीन का इंतजाम किया जाए जो बहुत सारी कॉफी एक साथ बनाई जाए। और इन्होंने कॉफी मशीन का क्या कर दिया, आविष्कार कर दिया। बोलते ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इन्हें आवश्यकता पड़ी और आविष्कार रच दिया। भाई किस चीज का आविष्कार रच दिया, ये समझेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन भाई आपका। पहले तो चर्चा ले लो। तो गूगल ने इनके नाम का एक क्या बनाया है, गूगल ने डूडल बनाकर, गूगल ने क्या बनाया, इनके नाम का डूडल बनाया है, डूडल बनाया है भाई। याद रखेंगे, कल भारतवासी एक जो साइंटिस्ट थे भौतिक और गणितज्ञ, उनके नाम पर भी बनाया था भाई इन्होंने, गूगल ने डूडल बनाया भाई इनको सम्मान देने के लिए। अब ये एंजुला जो मारियोंदो है, ये है कौन आपके, ये साइंटिस्ट हैं भाई आपके, क्या है, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक साहब है ये, वैज्ञानिक। इन्होंने किसकी खोज करी थी, तो कॉफी बनाने की, कह सकते हो कॉफी बनाने की मशीन बनाई थी। कॉफी बनाने की मशीन जो है, कह सकते हो आप, जो आपके बीच में तुरंत हर, आप जो किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते तो कॉफी मिलती है ना, तो जल्दी कॉफी बनाने की कह सकते हैं मशीन बनाई थी या इजाद करी थी, या जो भी आप लोग समझे। तो इनकी जो क्या आविष्कार किया था, कौन सी मशीन, उसको क्या बोलते हैं भाई, एस्प्रेसो, एस्प्रेसो मशीन का आविष्कार, मशीन का आविष्कार इन्होंने ही किया था, आविष्कार किया था। और इनकी 171वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी है। गूगल ने क्या किया, 171वीं जो आपकी जयंती है, इस जयंती पर क्या है, जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि प्रदान करी है, ठीक है। 171वीं जयंती पर यहाँ पर इनका जन्म की अगर बात करें तो जन्म जो बाबूजी का कब हुआ था, इनका जो साइंटिस्ट थे, जन्म इनका भाई 6 जून 1851 को इनका क्या हुआ है, इनका जन्म हुआ है। ये शानदार क्वेश्चन आपके बीच में बन जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी कॉफी की मशीन के लिए गूगल ने डूडल बनाया, इनको श्रद्धांजलि दी है, एस्प्रो मशीन का आविष्कार इन्होंने किया था। अब बात आती है कॉफी की। हम बात करें कॉफी सबसे ज्यादा किस देश के अंदर पाई जाती है, पैदा होती है कॉफी सबसे ज्यादा, अगर विश्व में बात करें तो आपका कहां पर भाई, ब्राजील के अंदर होती है। याद रखेंगे, ब्राजील के बाद, ब्राजील में जो कॉफी की खेती होती है, कॉफी की खेती को क्या बोला जाता है, फेजेंडा बोला जाता है, फेजेंडा बोला जाता है। याद रखेंगे। साथ ही भारत में अगर हम बात करते हैं तो भारत में कॉफी कहां पर ज्यादा होती है, तो कर्नाटक के अंदर में। कहां पर होती है, कर्नाटक के अंदर कॉफी ज्यादा होती है। साथ ही अगर हम देशों की बात करते हैं तो भारत के, इसके बाद भारत कौन से नंबर पर पड़ता है, याद रखेंगे। खेती की अगर हम बात करें, ब्राजील के बाद वियतनाम में भी कॉफी होती है भाई, वियतनाम जो शीर्ष पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे पर कोलंबिया भी आपका, कोलंबिया, ठीक है। और चौथे पर इंडोनेशिया, चौथे पर आपका इंडोनेशिया, ठीक है, ओके। उसके बाद होंडुरस, होंडुरस, और फिर आपका भारत भाई, ठीक है। ये कॉफी के निर्यातक देश हैं। कॉफी की जो पेड़ होते हैं उनके बीजों को भून करके पीस करके, तो जो कॉफी है, कॉफी बनती कैसे आपकी, जो कॉफी के जो पेड़ हैं, इनके जो बीज हैं, इनके बीजों को क्या करते हैं, भून करके कॉफी बनाई जाती है। याद रखेंगे भाई, ठीक है। और इसमें क्या उत्तेजक कैफीन पाया जाता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, उत्तेजक भाई, उत्तेजक कैफीन पाया जाता है। इसमें कह सकते हैं इससे शुक्राणु बढ़ते हैं भाई, क्या होता है, शुक्राणु बढ़ते हैं, शुक्राणु की अगर मैं बात करूं, शुक्राणु बढ़ते हैं। याद रखेंगे। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं शुक्राणु के, साथ ही अगर ज्यादा कॉफी पी लेता तो बंदा नशे में ज्यादा हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, ये भी शानदार क्वेश्चन था आपका। अब यहाँ पर है ना, कॉफी की खेती की बात हुई है, तो एक इसके ऊपर भी आपका शानदार क्वेश्चन बनेगा भाई, कर्नाटक। अभी हाल ही में सबसे ज्यादा खेती की भूमि की मैं बात करूंगा। देखिए, क्वेश्चन सेट करूंगा आपके बीच में, एक है बड़ा शानदार क्वेश्चन, इसको रफ करना होगा। ये आपका
हो चुका है, ठीक है। स्क्रीनशॉट या जो भी आपने लेना था ले चुके होंगे, मैं तो इसको रफ कर दिया भाई। चलिए बात करते हैं, कर्नाटक की बात आ रही है, कॉफी की बात हुई है ना, तो यहां एक खेती का क्वेश्चन भी लेंगे। अभी हाल ही में एक सूचकांक जारी हुआ है ना, उसके अनुसार भारत में सबसे ज्यादा कृषि की भूमि का मूल्य किस राज्य का पाया गया। ठीक है, अब सुनना मेरी बात भाई। कृषि भूमि का मूल्य, यहां पर एक पहली बार आपका एक सूचकांक जारी किया गया भाई। पहली बार क्या किया गया, आपका एक सूचकांक जारी किया गया। अब यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, IMM अहमदाबाद के द्वारा एक सूचकांक जारी किया गया। अहमदाबाद लो पहले, ये कहां का, गुजरात का भाई, गुजरात का है। सबसे बड़ा शहर अगर पूछे तो सबसे बड़ा शहर आपका गुजरात का यही है। राजधानी की बात करें तो गांधी नगर है, बट शहर सबसे बड़ा आपका क्या है, अहमदाबाद है। इसने एक सूचकांक जारी किया और सूचकांक में क्या कहा है कि जो कृषि की जो खेती है ना, वो सबसे ज्यादा महंगी कहां की अभी आपकी, कर्नाटक की जो भूमि है, कि भूमि सबसे ज्यादा क्या है आपकी, मूल्यवान है या महंगी है। ठीक है, ये कर्नाटक का क्वेश्चन था। साथ में यहां पर हम बात करते हैं, ये इस सूचकांक को कौन सा संस्करण था, तो पहला संस्करण था भाई, पहला संस्करण जारी IIM अहमदाबाद, पहला संस्करण था इसका भाई, क्या था, पहला संस्करण था। साथ में हम यहां पर बात करते हैं कितने राज्य इसके अंदर शामिल थे, 6 राज्यों की भूमि को इसके अंदर शामिल किया गया। तो क्वेश्चन मेरा दूसरा ये है कि दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन से राज्य रहे भाई, दूसरे और तीसरे जो नंबर पर, जो अभी हाल ही में चर्चा में था आपका, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन कौन से राज्य रहे हैं। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके बीच में। कृषि भूमि मूल्य सूचकांक का नाम पूछे तो क्या रहेगा आपका, कृषि भूमि मूल्य सूचकांक आपका जारी हुआ है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था आपका। ये क्वेश्चन नंबर 8 था भाई। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जो कि आपका चर्चा का विषय बना हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम यहाँ पर और करने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई एक बार रफ करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका चर्चा में है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, तो अभी हाल ही में चर्चा में रही आपका आंचल कार्यक्रम चर्चा में रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 9, आंचल कार्यक्रम चर्चा में रहा है। इसका संबंध किससे है। आंचल कार्यक्रम की भी अगर हम बात करते हैं तो सीधी सी बात करें, देखिए आंचल जो कार्यक्रम है इसका संबंध भी किससे, स्वास्थ्य। और किसका स्वास्थ्य भाई आपका, तो गर्भवती महिलाओं का विशेष चेकअप किया गया भाई। विशेष जो चेकअप किया गया। ठीक है, किस राज्य ने विशेष चेकअप किया, तो राजस्थान में, राजस्थान द्वारा। ओके, यहीं पर आपने ध्यान, मैंने क्वेश्चन कराया था, ओम बिड़ला ने गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण की बात करी थी भी। ओम बिड़ला द्वारा गर्भवती जो महिलाएं थी, गर्भवती महिलाओं के लिए सुपोषण योजना 2.0 आरंभ करी थी। कहां से करी थी, कोटा और बूंदी से, याद रखना भाई।
कितनी महिलाओं को, हजार महिलाओं को क्या किया था यहाँ पर, सुपोषण। 17 केजी जो वेट की किट दी थी सुपोषण की, बच्चे और जच्चे बच्चे के लिए भी, ताकि बच्चा हेल्थी हो। उसी प्रकार से यहां पर राजस्थान गवर्नमेंट ने उसी प्रकार से यहां पर क्या किया, इनका चेकअप कराया गया और क्या मिला इन्हें भाई, लगभग हम कह सकते हैं, आप मान सकते हो इस बात को कि 13%, 15% से 13% नहीं, 80% से ज्यादा महिलाओं में, 80% से ज्यादा जो महिलाएं हैं, ज्यादा महिलाओं में हीमोग्लोबिन HB की क्या पाई गई है, कमी पाई गई है। अब जब महिला के अंदर HB की कमी होगी तो बच्चा कैसा हष्ट पुष्ट पैदा हो सकता है भाई, है ना। तो चलिए, स्वास्थ्य को लेकर के, गर्भवती महिलाओं को लेकर के आंचल कार्यक्रम आपका राजस्थान के अंदर चलाया गया था। उसी से मिलता जुलता महिलाओं के लिए सुपोषण की भी बात इन्होंने करी थी, किसने, ओम बिरला के द्वारा भी यहाँ पर चलाया गया था, जांच की गई। और यहाँ हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन की बहुत ज्यादा, और राजस्थान में हाँ कहां से, ये कह सकते हो क्वेश्चन, तो कारोली से इसको आरंभ किया गया है। ठीक है, चलिए भाई, शानदार क्वेश्चन था आज का आपका भाई। जो भी लोग देख रहे हैं क्लास को, जो भी आए हैं, ठीक है, उन सब लोगों को भाई मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद। क्लास को शेयर कर दिया करो भाई, आज तो मैं पहली बार ही बोल रहा हूं ना। क्लास को शेयर कर दिया करो, क्लास को पहुंचा दिया करो लोगों तक, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास का क्या उठा सके, लाभ उठा सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।